मोदी सरकार 3.0 में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। मोदी सरकार के मंत्रियों को पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया गया। मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा और मंत्रियों में विभागों का जो बंटवारा किया गया उसमें नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा को परिवहन राज्य मंत्रालय, अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को मिला रक्षा मंत्रालय और अश्विनी वैष्णव को रेल सूचना प्रसारण मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर को दिए 2 मंत्रालय। ऊर्जा और आवास एवं शहरी मंत्रालय का जिम्मा मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है, जबकि हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। दिल्ली से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इस पोर्टफोलियो के बंटवारे ने 2 चीजें स्पष्ट कर दी। एक तो ये कि जेडीयू और टीडीपी उन्होंने बिना शर्त के समझौता दिया है और इसलिए बड़े पोर्टफोलियो में उनका हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा ये कि मोदी नहीं चाहते कि मंत्री ये कहें कि अभी विभाग को समझने में वक्त लगेगा, इसलिए जो पुराने मंत्रालय में जिम्मा संभाल रहे थे ज्यादातर उनको जिम्मेदारी दी गई कि कल से ऑफिस जाइए और जो काम अधूरे रह गए उनको कल से ही पूरा करना शुरू कीजिए। कोई हनीमून पीरियड नहीं। तो मतलब जैसा आपने कान को यूं पकड़ा है विजेंद्र, मैं चाहती हूं कि मैं कान को यूं पकड़ के बता दूं या थोड़ी और देसी भाषा में आपको बता दूं। तो जो आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको बहुत आसान भाषा में, पहला, ये कोई गठबंधन की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब सुबह किसान निधि की बात आई, फिर कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो बांटे जो कैबिनेट में फैसला हुआ घर देने का, एलपीजी देने का, बिजली देने का, वो आया और उसके बाद पोर्टफोलियो आए। तो देखिए, कई बार भाजपा हमेशा सरप्राइज के लिए जानी जाती है, यहाँ नो सरप्राइज इज ऑल्सो अ सरप्राइज। तो 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहला, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता था कि उनको गठबंधन की सरकार शायद नहीं चलानी है, आज तक 24 साल में नहीं चलाई। तो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी को चाहे गठबंधन हो चाहे खुद की भाजपा की सरकार हो, वो अपने हिसाब, अपने स्टाइल से ही सरकार चलाएंगे। विपक्ष का वो आरोप कि अभी तो आगे आगे देखते हैं होता क्या, उसका जवाब दिया। दूसरी बात है, नो टाइम वेस्ट, नो हैंडलिंग, नो शिफ्टिंग, नो वेस्ट ऑफ टाइम, गो बैक टू वर्क इमीडिएटली। साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है वो इशारा किस तरफ है? बीजेपी की तरफ है या विपक्ष की तरफ है? ये जो आखिरी की लाइन थी कि हमारे यहाँ तो सहमति की परंपरा है, इसके बहुत मायने हैं विजेंद्र। और शायद मुझे लगता है कि अगर इसको डिकोड करने, संघ प्रमुख जब भी कुछ कहते हैं उनके हर एक शब्द का बहुत गहरा मतलब होता है। और वो पहले, हमेशा, मैंने पहले की भी स्पीचेस सुनी है, वो विपक्ष से पहले खुद के सहयोगी संगठनों को बहुत मैसेज देने की परंपरा रखते हैं। और जब भी कभी ऐसी अनहोनी बात होती है या कभी ऐसी बात होती है जो संघ की विचारधारा से मैच नहीं करती, उस दौरान जब उनका बयान आता है उसके भी बड़े मायने। पर इस पूरे भाषण में विपक्ष को भी जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत कुछ समझाया गया है। लेकिन बॉटम लाइन कि हमारे यहाँ सबका कंसेंसस लेकर, सहमति लेकर चलने की प्रथा है। तो कहीं ना कहीं जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जो पूरा विपक्ष है या जो गठबंधन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ आगे बढ़ूंगा, वैसे ही उन्होंने कहा कि चाहे संघ हो उससे सहमति, चाहे फिर गठबंधन हो उससे सहमति लेने की परंपरा होनी चाहिए। हालांकि आज जिस तरीके का पोर्टफोलियो आया है उसमें तो छाप नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ही नजर आ रही है। लेकिन हाँ, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन में हमेशा आरएसएस को इंटरेस्ट होता है और धर्मेंद्र प्रधान को वो दोबारा दिया गया है। जाहिर तौर पे इन पोर्टफोलियोज को आरएसएस से एक बार तो राय ली गई होगी, जो प्रथा है, जो मैं आज तक पिछले 15 सालों से जो कवर कर रही हूँ संघ और भाजपा को, उनकी प्रथा के लिहाज से। लेकिन संघ प्रमुख के एक बयान का बहुत ही महत्वपूर्ण और डीप मतलब हमेशा होता है। और आज इस भाषण में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होने और सरकार होने के बाद जो पहली बार जो उनकी प्रतिक्रिया आई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और उनका ये कहना कि हमें बार बार घसीटा गया, हम राजनीतिक नहीं है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को और देश की जनता को बताया गया कि हम विचारधारा वाला ऑर्गेनाइजेशन है। भाजपा हमारे विचारधारा पे रहती है, अगर रहना चाहे तो हम विचार धारा की वजह से एक साथ हैं। और दूसरा कि अगर कभी जरूरत होती है तो हम सलाह देते हैं,
हम कोई भी जो फैसला है वो थोपते नहीं है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। विजेंद्र, ठीक है अदिति, क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी कहा आगे कि भाई विरोध से कुछ नहीं होता, मतभेद से कुछ नहीं होता, उसमें वक्त बीत जाता है और काम छूट जाते हैं। शायद वो ये भी कह रहे हैं कि चलिए जो बीत गया सो बात गई, आगे की सुध लीजिए। लेकिन जो पोर्टफोलियो आज बटे हैं उसमें मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ये आरोप लगाने लग गई कि भाई गठबंधन को मोदी सरकार में झुंझुनू मंत्रालय दिया गया है। मेरा सवाल यह कि क्या कल से गठबंधन को लेकर फिर क्वेश्चन होंगे कि देखिए जेडीयू को कुछ नहीं मिला, टीडीपी को कुछ नहीं मिला, और INDIA गठबंधन उनको लेकर थोड़ी संवेदना व्यक्त करके उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम डिकोड करते हैं। लेकिन जैसा आपने संघ प्रमुख के लिए कहा कि विरोध से कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पर एक तरफ JP नड्डा ने बयान दिया कि हम सक्षम हो चुके हैं, वहां पर संघ प्रमुख का ये बयान आना, ये प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है दोनों के संबंधों को लेकर। अब दूसरी बात है, आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है झुंझुना। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मैं आपको अंदर की खबर दे रही हूं, जब सरकार बनने की प्रक्रिया में था तब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ये कहा कि हमें किसी भी कीमत पे या तो सरकार बनानी चाहिए या फिर हमें TDP और JDU को रोकना चाहिए। सवाल भी उठा कि JDU TDP प्रधानमंत्री पद मांग सकते हैं, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का ये कहना था कि हम सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हमको किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार बनने से रोकने की कोशिश या खुद की सरकार बनाने की कोशिश करनी होगी। राहुल गांधी का ये मानना था कि ये सरकार शायद ज़्यादा लंबा ना चल पाए और मैं ऐसी सरकार नहीं चाहता, मैं 5 साल विपक्ष में रह के 2029 का इंतजार करूंगा। लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा और तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखिए, विपक्ष का काम है गठबंधन सरकार में फूट डालना। विपक्ष लगातार प्रयास करेगा कि नीतीश को किसी बात का बुरा लगे या चंद्रबाबू नायडू को बुरा लगे, लेकिन बुरा क्यों नहीं लगेगा उसको डिकोड कर लेते हैं। नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेनी है, जो पर्दे के पीछे तय हो गया है। ये बात अलग है कि भाजपा ने अपने दिल पर पत्थर रखा, क्योंकि पिछली बार JDU की सीटें और वोट परसेंटेज कम था। भाजपा उम्मीद कर रही थी कि चिराग पासवान को एक बार फिर इंडिपेंडेंट अलग पार्टी लड़ाकर इस बार ज्यादा के साथ खुद का मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन इस बार वो नहीं हो पा रहा। और ये भाजपा के लिए कन्वीनियंट है कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में और JDU को बिहार में एंगेज करके केंद्र की राजनीति का केंद्र बन सके। तो ऐसी स्थिति में भाजपा नीतीश कुमार को जो मिनिमम चाहिए था कि जितना बिहार भाजपा के नेता को रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही JDU भाजपा को रिप्रेजेंटेशन देगा। दूसरी बात है कि बिहार में मुझे 4-5 चीजें चाहिए। एक इंतजार करना चाहिए लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर, क्या पता किसी एक के साथ समझौता उस कुर्सी को लेकर हुआ हो। मंत्री बनने का ग्रीन सिग्नल, और चंद्रबाबू नायडू को चाहिए फंडिंग, आंध्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, आंध्रा में कैपिटल खड़ा करना। विजेंद्र, मैं आपकी बात इसलिए नहीं सुन पा रही क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे। तो दोनों को ही अपने अपने राज्यों में कनेक्ट कर लिया गया है और केंद्र में नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया है कि ये मोदी की सरकार है, ये मोदी 3.0 है और मोदी को पता है कि चाहे वो अपने दम पे सरकार चलानी हो तो कैसे चलाते हैं, और मोदी बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी अलायंस की सरकार में भी बड़े फैसले लेंगे और बिना कंसेंसस के भी ले सकते हैं। अगर बात रिफॉर्म्स की है, बात गरीबों की है, बात महिलाओं की है, इस बार तो उनको किसान, गरीब, महिला के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब वोटिंग जाति पर हो रही है, जब जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी का वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एकजुट लामबंद नहीं हो रहा, तो ऐसे में 2029 से पहले की रणनीति हर दिन बनानी होगी, जिसकी तैयारी जो है नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आपने बखूबी बहुत अच्छे से समझाया, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का निर्माण किया गया है वो बता रहा है कि बीजेपी फ्री हैंड है और गठबंधन की जिन सरकारों या कहें जिन पार्टियों ने सपोर्ट किया है
उन्होंने बिना किसी डिमांड के सपोर्ट किया, या कहें कि उन्होंने कहा है कि स्टेट में हमारी चलने दीजिए, सेंटर में आप अपनी चलाइए।